हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का जो लेसन है एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स, इसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट सीधा वीडियो पर ही पढ़ते हैं एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स की पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिससे हमको ये समझ में आए कि एसिड्स होते क्या हैं, बेसेस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। तो बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में पूरा चैप्टर आपको बताया जाएगा और ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। तो वीडियो पे चलने से पहले सबसे पहले हम आपसे फिर वही चीज़ कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में इनको आप इस वीडियो को आप शेयर भी करें, हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ऑल सेलेक्ट करके, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो हमारे टेस्ट में, स्वाद में खट्टे होते हैं। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव्स H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन हम पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि जब कोई भी सॉल्यूट हमारा पानी में मिलाया जाएगा और जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन का नाम हमारा एक्वा सॉल्यूशन होगा। यानी कि जिस चीज़ को हम पानी में मिलाएंगे, यानी सॉल्वेंट का काम हमारा पानी करे, तो वैसा सॉल्यूशन हमारा एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। तो पानी में हम जिस चीज़ को मिलाते हैं और हाइड्रोजन प्लस आयन कंसनट्रेशन अगर दे दे तो जो चीज़ मिलाई गई है इसका मतलब वो एसिडिक नेचर की थी या एसिड थी, हम ये कह सकते हैं। एसिड कोरोड मेटल, यानी कि एसिड जो होते हैं मेटल्स में जंग लगने का एक कारण बनते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं एसिड्स का। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड दो प्रकार के दिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है HCl, जिसका केमिकल फार्मूला होगा, और दूसरा दिया है H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। और भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे वीक एसिड्स। वीक एसिड क्या है? एसिडिक एसिड्स हमारा वीक एसिड कहलाता है। ऑक्जेलिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड हमारा ये वीक एसिड में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स ये हमने एग्जाम्पल के रूप में पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड। देखिए, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? जिस एसिड में वाटर की मात्रा लेस और एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, वाटर इज लेस एंड एसिड इज मोर देन द वाटर, ऐसा हमारा जो एसिड होगा वो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। और डाइल्यूट एसिड में इसका जस्ट उल्टा है। जब एसिड की क्वांटिटी कम होगी और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि वो हमारा एसिड जो है वो डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड में जब हम वाटर को मिला दें तो जो एसिड हमारा फिर बनेगा वो हमारा डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। यानी कि कंसनट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कैसे? केवल वाटर ऐड करके। ठीक है, अब डाइल्यूट एसिड को कंसनट्रेटेड एसिड में अगर कन्वर्ट करना है तो डाइल्यूट एसिड से वाटर को हमको रिमूव करना पड़ेगा, तो हमको कंसनट्रेटेड एसिड मिलेगा। तो फिलहाल अभी आपको कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड ही समझना था। तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या होगा? जिसमें पानी की मात्रा कम हो, और डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। आगे चलते हैं बेसिस पे। बेसिस, दीज आर बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में बिटर होते हैं और दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि ये लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर से नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? बेस। बेस जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं।
दे गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। और ये बेसिस जो होते हैं ये एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन देते हैं। और ये जो इनका नेचर होता है सोपी इन टच, जैसे हम साबुन हम देखते हैं टच करते हैं जिस प्रकार से लगता है, लगभग बेसिस भी हमारे उसी प्रकार का लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में KOH CaOH होल ट्वाइस, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। वीक बेस हमारे होते हैं जैसे NH4OH यानी NH3 हमारी अमोनिया होती है, इसमें H2O ऐड किया गया है तो NH4OH हो गया, तो इसको हम बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा वीक बेस होता है। तो ये थी हमारी बेसिस की प्रॉपर्टीज़ और उनके एग्जाम्पल। ठीक है, इस बेस में हम एक नया वर्ड पढ़ते हैं, एल्कली। एल्कली क्या होती हैं? दीज आर द बेसेस। एल्कली भी एक प्रकार के ऐसे बेस होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो हमारे पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, जो कि डिजॉल्व हो जाए वाटर में, वो बेसेस हमारे एल्कलीज कहलाते हैं। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस है। तो एल्कली का मतलब क्या हुआ? ऐसे बेस, कुछ हमारे बेस ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, तो वो हमारे एल्कली बोलते हैं। जो पानी में नहीं घुलते उनको एल्कली नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है और इनका यूजर्स क्या है? देखिए, जब बहुत सारे हमारे एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेसेस हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो हम सारे जो भी पदार्थ हैं हम उनको टेस्ट करके हम नहीं बता सकते कि एसिड बेस होते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए हम सारे एसिड्स को जो हमारी जानकारी में नहीं हैं तो उनको हम टेस्ट करके हम नहीं बताया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में हमको जो मैं टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर्स, इनका यूज़ करते हैं। तो दीज आर सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच चेंजेस देयर कलर, जो कलर और ऑर्डर यानी स्मेल जो है, अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग स्मेल और कलर देते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो मैटर हमारा एसिड होगा, बेस होगा या कोई अन्य चीज़ होगी। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स के टाइप में इंडिकेटर्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से सब पढ़ते हैं इसको। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। दोज इंडिकेटर्स फाउंड नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। मतलब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होंगे? ऐसे इंडिकेटर्स जो हमको नेचर से, प्रकृति से और प्लांट से प्राप्त हों, वो हमारे इंडिकेटर्स हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। जैसे हमारा लिटमस पेपर भी हमको प्लांट से ही मिलता है। तो ये लिटमस पेपर क्या होता है? एसिड के उसमें अगर हमारा रेड लिटमस पेपर है तो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और ब्लू बेस में ब्लू लिटमस पेपर उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस पेपर होता है ये नेचुरल इंडिकेटर्स कैटेगरी में आता है ना, क्योंकि ये हमारा ये प्लांट से मिलता है। तो प्लांट वाले में बस वही चीज़ है, जैसे हमारा कोई नीला लिटमस पेपर होगा और वो एसिड के संपर्क में आएगा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा, तो वो लिटमस पेपर को रेड कर देगा, ब्लू कलर को रेड में कर देता है एसिड। और वही लिटमस पेपर, जैसे कोई हमारा ब्लू लिटमस पेपर है और बेस के कांटेक्ट में आया तो उसको, रेड कलर का अगर लिटमस पेपर है और बेस के कांटेक्ट में आया तो उसको ब्लू कर देगा, और अगर ब्लू होगा तो रेड में कर देगा। यानी कि लिटमस पेपर जो ब्लू वाले को ये रेड में कर देगा और रेड वाले को ब्लू में कर देगा। तो हमने रेड और ब्लू जो आपको लिखा दिख रहा है, ये कैसे करेगा? ये जो हमारा होगा ब्लू लिटमस पेपर जो अगर होगा तो उसको वो रेड में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा जब लिटमस पेपर हमारा एसिड के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे
लिटमस पेपर हमारा बेस के कांटेक्ट में आता है, रेड कलर का है तो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये था फर्स्ट टाइप इंडिकेटर्स का। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कहने का मतलब केमिकल सब्सटेंस है तो लेबोरेटरी में ही तैयार किए जाएंगे। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं वो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेथिलीन ऑरेंज। मेथिलीन ऑरेंज हमारा जो इंडिकेटर है वो सिंथेटिक इंडिकेटर का टाइप है, और ये जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का हो जाता है। और जब ये ऐसे इस तरह से रेड कलर में हो जाएगा और जब बेस के उसमें जाएगा तो येलो कलर का हो जाएगा। ये मेथिलीन ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर का होगा और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो येलो कलर का होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन जो होता है वो अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो कलरलेस, जैसा पानी होता है उस तरीके का हो जाएगा, यानी कि एसिड के उसमें आएगा तो कोई भी कलर नहीं देगा, कलरलेस हो जाएगा। और जब वो बेस के कलर में आएगा तो वायलेट हो जाएगा, या डार्क पिंक कह सकते हैं, वायलेट कलर बैंगनी कलर का हो जाएगा, या गहरा पिंक गुलाबी कलर का हो जाता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। These are substances have different order in acid and bases. तो olfactory indicators, these substances have different order in acid and bases. मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, इन एसिड एंड बेसेस। बेसेस एंड एसिड के केस में अलग अलग जो है प्रकार की स्मेल आती है, जिससे हम एसिड और बेस को हम पहचान सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। एग्जाम्पल जैसे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आपने नाम सुना होगा, ये आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आइसक्रीम वगैरह में फ्लेवर देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे वनीला एसेंस है, क्या होता है जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी जो स्मेल होगी वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। एसिड्स के कांटेक्ट में वनीला एसेंस की जो स्मेल होगी वो इंक्रीज होगी। और बेसेस में लिखा है नो। नो मीन्स बेसेस के अगर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई स्मेल नहीं निकलेगी, लेकिन एसिड में इंक्रीज करती है। इससे तो क्लोव ऑयल, क्लोवेंस में लौंग का जो तेल होता है वो एसिड के केस में इसमें भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ये एसिड कांटेक्ट में क्लोव ऑयल आएगा तो इसकी जो स्मेल है वो इंक्रीज होगी, और बेस के केस में वो डिक्रीज होगी, डाउन होती जाएगी, यानी कि स्मेल जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, स्मेल कम पड़ती जाएगी। लेकिन एसिड कांटेक्ट में आएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड को पहले देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, आपको एक टेबल बन के बनाई जा रही है। रिएक्शन ऑफ टेबल विद मेटल्स, अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा एसिड्स का और बेस का तो क्या परिवर्तन होगा, ये हमको देखना है। देखिए एसिड के केस में ये इधर जो भी होगा एसिड्स के उस रूप में है, इधर सब बेस के उसमें है। तो जब एसिड और मेटल का रिएक्शन कराएंगे, यानी कि जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और को एसिड है और जेडन हमारा एक मेटल है जिंक। जब जिंक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आ गया, इस यानी कि HCl और जेडन आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारा जिंक क्लोराइड बनाएगा जो कि एक साल्ट होता है, और जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बेसिस में देख लेते हैं। बेस में जब मेटल का रिएक्शन होगा तब भी ये साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेंगे। सेम चीज़ है, यानी कि जब मेटल के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे एसिड आए या बेस आए, दोनों क्या करेंगे, साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जैसे ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक से रिएक्शन करा गया तो N2O, ZnO2 और H2 गैस हमारी
बाहर हो गई। तो इस तरीके से देखिए ये भी हमारा सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर हो गई। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स एंड बेसेस के साथ में क्या हुआ, तो अगर मेटल से रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस तो दोनों परिस्थिति में दोनों एक ही वर्क करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। तो एसिड के साथ अगर कहने का मतलब जब एसिड हमारा जो होएगा वो मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा ये देखना है। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के कांटेक्ट में आएगा तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो चीजें और भी रिलीज करेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये चीज बनेगा। अब इसको एक एग्जांपल से एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। फर्स्टली जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा एसिड हो गया, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो हमारा है यानी कि मेटल कार्बोनेट का वर्क करेगा। तो इसमें देख रहे हैं क्या हुआ, NaCl ये बनाएगा 2NaCl, मतलब Na सोडियम के 2 मोल यहाँ पर आ गए 2 मॉलिक्यूल्स, और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है तो 2 क्लोरीन भी यहाँ पर हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हो गया, जैसा कि ये आपके रूल में दिखा रहा था। फिर उसी प्रकार जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaSCO3 में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसमें हमारा क्या होगा NaCl बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और हाइड्रोजन H2O वाटर जो है रिलीज करेगा। तो ये हमारा एसिड के साथ हो गया। जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएगा तो सीधी सी बात है सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब लेकिन बेस के केस में बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन बेसेस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते। अब देख लेते हैं टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो पिछला रिएक्शन हमने एसिड और बेस का पढ़ा था, इसी में एसिड में जब किसी मेटल को जो हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते थे तो सॉल्ट बनता था। अभी जस्ट पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर, तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, एयर है, उसको देख तो सकते नहीं, तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो उसको हमको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें हम अगर लाइम वाटर पास करें तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं ना। वो रिएक्शन के थ्रू हमको समझ लेते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज कर देगा जो कि मिल्की वाइट होता है, जैसे दूध का कलर होता है उस तरीके से ये हो जाएगा। व्हेन एक्सीज CO2 इज पास्ड, जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक मात्रा में पास करेंगे इसमें तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड और पास करेंगे वाटर, तो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा जो कि हमारा कलरलेस होता है। तो ये हमारा तरीका है टेस्टिंग ऑफ CO2 व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद, कोई भी एसिड जो होगा अगर वो रिएक्ट करेगा ना, एनी एसिड इज रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में उनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर रिलीज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये हमारा हो गया एसिड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारा हो गया बेस। जब इनका रिएक्शन होगा तो ये NaCl प्लस H2O रिलीज करेंगे, नमक हमारा बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जब आपस में एसिड और बेस अगर रिएक्शन करेंगे तो सीधा सीधा क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू
फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। जब कोई एसिड और बेस जो है रिएक्ट करता है और फॉर्म साल्ट एंड वाटर ना, और बनाता क्या है वाटर एंड सॉल्ट, कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। आगे पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। नहीं, जब एसिड का रिएक्शन हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तब भी हमारा सॉल्ट बनता है और वाटर जो हमारा वो रिलीज होगा। यानी कि एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल आ गया, HCl प्लस NaO हमारा ये क्या है एसिड है और ये हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक, मेटल ऑक्साइड। तो हमारा देखिए ACl और ये NaCl हमारा सॉल्ट बनाएगा और H2O रिलीज कर देगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर दो है, तो इसको बैलेंस करना हमने पिछले चैप्टर में बता दिया। इसको बैलेंस करके ये रिएक्शन हमारा बनेगा। बैलेंस आप कर सकते हैं, पीछे हमने सिखाया हुआ है। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। यदि जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड ना हो और उनका रिएक्शन अगर बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तब बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर कोई बेस होगा और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा अगर उसके साथ उसका रिएक्शन होता है तो वो साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन वाटर H2O रिलीज करेंगे। एसिड में क्या होगा, एसिड होना चाहिए प्लस मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए, तब साल्ट एंड हाइड्रोजन, साल्ट और वाटर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। लेकिन बेस के केस में बेस तो होना चाहिए प्लस जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए, तब प्रोडक्ट सेम ही देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के रूप में जैसे CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, अब वाटर क्या है, ये नॉन मेटेलिक जो हमारा ऑक्साइड है, ऑक्साइड तो है ये लेकिन ये नॉन मेटेलिक है, तो वाटर हमारा नॉन मेटेलिक हो गया, ये हमारा बेस हो गया, तो इससे हमारा सॉल्ट बना कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O और वाटर रिलीज कर देगा। अब आगे देखते हैं कि कॉमन इन एसिड एंड बेस। एसिड्स और बेस के केस में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, जैसे ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस में ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस और ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयंस। जो ये कॉमन चीज़ है कि जो जितने एसिड होंगे वो H प्लस आयन देते हैं और जो बेस होते हैं OH माइनस आयन कंसंट्रेशन देते हैं। दीज H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टीज, और यही H प्लस आयन जो होते हैं एसिड से वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एसिडिक प्रॉपर्टीज एसिड्स में होती हैं वो जो H प्लस आयन होता है उसी की वजह से ही होती हैं। और बेसिस के केस में एंड दीज OH माइनस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर के लिए ये OH माइनस आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे देखते हैं एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि पानी के सॉल्यूशन में एसिड्स और बेसिस का क्या होता है। तो पहले एसिड्स के उसमें देखते हैं, H प्लस आयन जो कंसंट्रेशन वाला H प्लस होगा उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा H3O प्लस बन जाता है ना, या HCl और वाटर का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो H3O प्लस और Cl माइनस आयन ये हमारा रिलीज करेगा ना। तो ये H प्लस देखिए यहाँ पर भी हमने सिंगल लिखा है, तो इसके विषय में एक चीज़ हमको समझ लेना है। ये देखो पॉइंट में दे दिया है, H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो H प्लस आयन होता है कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं होता है, अकेला नहीं पाया जाता है। दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस, यानी कि H3O प्लस के रूप में मिलेगा, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एसिड्स केस में जब वाटर सॉल्यूशन एसिड एंड बेसिस का होगा तो एसिड हम पढ़ लिए हैं, जो H प्लस आयन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, यानी कि H प्लस जो होता है वो ये कभी सिंगल नहीं होते हैं, ये किसी न किसी के साथ ही आएंगे, अलोन एग्जिस्ट नहीं होते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन के साथ ही, जो हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही ये एग्जिस्ट हो सकते हैं। अगर एसिड के बाद बेसिस में, बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब बेसिस वाटर में डिजॉल्व होंगे तो गिव्स OH माइनस आयंस। ठीक है, जब एसिड डिजॉल्व होते थे तो H प्लस आयन देते थे, ठीक है, लेकिन वो अलोन एग्जिस्ट नहीं होते थे। इसमें बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस।
ठीक है। जब ये पानी में घुलेंगे यानी बेसिस पानी में घुलेंगे तो ये OH माइनस आयंस देंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो अगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो Na प्लस और OH माइनस अलग अलग वो हमारा सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। ना ये एक प्रकार का मिक्सचर होता है। किस चीज का मिक्सचर होता है? ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स का एक मिश्रण है जिससे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर, ये विभिन्न कलर को दिखाता है, शो करता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। जैसा जो H+ कंसंट्रेशन जिस पदार्थ की जिस भी वस्तु की जितनी होगी उसके हिसाब से वो अलग अलग कलर देता है इन द सॉल्यूशन में। तो ऐसा यूनिवर्सल तो को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं, जिसमें कि pH हम इसमें पढ़ने वाले हैं। pH इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही टाइप है। pH पेपर आता है एक हमारा जिसमें कई प्रकार के कलर उसमें 1 से लेकर 14 तक लिखे हुए होते हैं। उस कलर जब किसी पदार्थ को उस पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कलर चेंज करता है, तो उससे हम पता करते हैं कि वो चीज़ किस नेचर की है, एसिडिक है कि बेसिक, और कितनी हार्ड है एसिड में, कितनी हार्ड है बेस में। तो ये pH जो होता है वो भी हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में होता है। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है, उसी को हम pH कहते हैं। अब देख लेते हैं यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरी डे लाइफ। हमारे प्रत्येक प्रतिदिन जीवन में जो pH का क्या इम्पोर्टेंस है और उसके क्या उपयोग हैं, ये तो पढ़ेंगे। अब जैसे आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। हमारी बॉडी जो है, जब हमारी बॉडी का pH जो होती है, पावर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो 7 और 7.8 के बीच में हो तो हमारी बॉडी अच्छा फील करती है, हेल्थी फील करती है और प्रॉपर्ली वर्क करती है। ठीक है। जो 7 pH होता है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, और ये जो हमारा क्लीन वाटर का pH वैल्यू होती है 7। ये जिस वस्तु की जो भी pH वैल्यू अगर 7 होगी यानी कि जो pH पेपर होगा उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं आएगा, तो वो न्यूट्रल इसीलिए कहते हैं। देन pH ऑफ रेन लेस देन 5.6। अगर जो हमारी बारिश होती है उसकी जो pH जो पावर ऑफ H+ कंसंट्रेशन वो क्या हो 5.6 से कम होगी तो कॉल्ड एसिड रेन, वो एसिड रेन का कारण बनती है, वो एसिड रेन होगी। आगे चल, अब स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारा जो उदर है, पेट है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का एसिड ही है, तो नाम ही उससे स्पष्ट हो रहा है। देन टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। यानी कि हमारे जो दांतों का टूटना गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाता है जब हमारे मुंह के जब pH वैल्यू होती है वो 5.5 से कम हो जाए। 5.5 से कम होने का मतलब है कि मुंह में जो pH मान है वो बढ़ने लगता है। जब किसी की pH का मान 5, 4, 3 आए, जैसे जैसे घटेगा तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर में इंक्रीज कर रहा है, और जैसे 5.6 फिर आगे 6 आ जाता है तो इसका मतलब 5.6 इन एसिडिक नेचर में ज़्यादा है 6 की अपेक्षाकृत। ठीक है। तो 5.6 जो हमारा एसिड रेन अभी ये पढ़ रहे थे उसके हिसाब से। नेक्स्ट है प्लांट्स नीडेड स्पेसिफिक pH फॉर दियर हेल्दी ग्रोथ। और पेड़ पौधों के लिए भी अच्छे ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक pH वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, ये भी pH में इम्पोर्टेंट pH का ही रोल होता है सेल्फ डिफेंस में एनिमल्स के। तो ये थे हमारे कुछ
यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच के विषय में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एसिड्स जो होंगे उनका पीएच वैल्यू 0 to 6.9 तक होता है, लेस देन 7, 7 से कम होगा, यानी कि 0 to 6.9 तक पीएच जिस भी पदार्थ का निकलेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। और मोर देन 7, 7.1 से लेकर 14 तक जो जिसका पीएच वैल्यू 14 तक आएगी वो बेसिक नेचर का यानी बेस होगा, ठीक है। और 7, जस्ट 7 इतना न्यूट्रल होता है, ये क्लीन वाटर का ही पीएच होता है। और जैसे एसिड में जैसे 6.9 जिसका पीएच होगा और जिसका 0 के आसपास होगा, यानी कि 0 के आसपास वाला एसिडिक नेचर का ज्यादा होगा, 7 के आसपास वाला एसिडिक नेचर का कम होगा। यानी सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है, जब पीएच जो हमें 0 to 6.9 इसकी जो नंबरिंग हमारी दी है, जितना कम होता जाएगा पीएच उतना ही एसिडिक नेचर उसकी इंक्रीज होते हैं। पीएच के जो नंबरिंग है वो कम होगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा उस तरीके से। लेकिन बेस के केस में जैसे जैसे 8 होगा, 9 होगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उससे बेस इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि जो पीएच का जो मान हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे किसी का पीएच वैल्यू 8 है, किसी की पीएच वैल्यू 9 है, तो ये दोनों 8 7 से ज्यादा है तो बेस होंगे। तो अगर किसी का 8 है और 9 है तो 9 बेसिक नेचर का ज्यादा होगा, 8 कम होगा। तो बेस के केस में सीधा सीधा काम होगा, जितना जितना बढ़ता जाएगा उसका बेसिक नेचर भी उतना उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन और एसिडिक नेचर में जितना जितना उसकी जो पीएच वैल्यू घटती जाएगी उसकी एसिडिक जो एसिडिक पावर होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जैसे किसी का पीएच 5 है और किसी का पीएच मान लीजिए 4.5 है, 4.5 है, तो इसका मतलब 4.5 वाला वो एसिडिक नेचर में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 6 या 5 के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। केमिकल फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है। केमिकल फॉर्म सॉल्ट में क्या समझना, इसके पहले हम सॉल्ट के विषय में पढ़ लेते हैं। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक प्रकार का हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हम पढ़ चुके हैं, जब एसिड और बेस में आपस में रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है एज अ प्रोडक्ट। तो यही चीज दिया सॉल्ट में, जब एसिड प्लस बेस रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल NaCl, CaCl2, CaCl ना, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारे सॉल्ट के उदाहरण हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं जो सॉल्ट से हमारे केमिकल बनाए जाते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो केमिकल फॉर्म सॉल्ट में फर्स्ट वन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.0.5H2O। ये सॉल्ट से बनने वाले हमारे केमिकल्स हैं जो सॉल्ट से फॉर्म होते हैं, सॉल्ट से बनते हैं। इनको बारी बारी से हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। सोडियम क्लोराइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, डिटर्जेंट। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन, जब किसी एक्वा सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ऑफ NaCl इज डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, तो पढ़ते इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन, जब इस एक्वा सॉल्यूशन में हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ऑफ NaCl के एक्वा सॉल्यूशन में, तो इस डिकम्पोज फॉर्म NaOH, तो ये हमारा क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और NaOH के फॉर्म में बन जाते हैं। ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। 2NaCl में सोडियम क्लोराइड हमारा साधारण नमक जो होता है, कॉमन साल्ट, और इसमें वाटर का हम रिएक्शन कराते हैं तो NaOH हमारा बना, Cl2 और H2 हमारा अलग प्रोडक्ट हमारा हो गया, ठीक है। तो इसमें डिकम्पोज हो जाता है NaCl, जिससे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। अब इसके यूजेस के यहाँ देख लेते हैं। इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, इसका यूज होता है सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए। निरमा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डिटर्जेंट, और साबुन सोप,
बनाने के लिए जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इट पेपर मैन्युफैक्चरिंग, और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है। इन ऑयल रिफाइनरी, जो हमारी ऑयल रिफाइनरी होती है जहाँ से तेल का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है, वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं। पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, पॉलीविनाल क्लोराइड मैन्युफैक्चरिंग में जो है इसका यूज़ किया जाता है। आल्सो यूज इन पेस्टिसाइड्स, और जो हमारी कीटनाशक दवाएं बनती हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होगा CaOCl2। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस, ये कब प्रोड्यूस होगी? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर हमारा रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्ट के फॉर्म से हमारा एक दूसरा प्रकार जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसके यूजेस हम देख लेते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो कपास और जो लाइनन के इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें इस ब्लीचिंग का यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ठीक है, पेपर फैक्ट्रीज में भी जो जहाँ पे लकड़ियों की कटिंग होती है उन सब में पेपर फैक्ट्रीज में इस ब्लीचिंग का उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, और केमिकल इंडस्ट्रीज में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वर्क करता है। नेक्स्ट है लास्ट, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। और ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये पीने के पानी को डिसइंफेक्टिंग मतलब जो जर्म्स को मारने में, या सीधा सीधा कह सकते हैं वाटर को क्लीन करने में, इन्फेक्शन से मुक्त करने में ये इम्पोर्टेंट रोल करता है, जिससे हमारा पानी पीने योग्य बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के इस पार्ट में बस इतना ही। बस शेष भाग आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का जो बचा हुआ शेष भाग है वो आपको पार्ट नंबर 2 पे फिर से लेकर आपके सामने हाजिर होंगे अपने इसी चैनल पे एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन पर। और इसका जो भी पार्ट है पहले आप अच्छे से अध्ययन करने के बाद सेकेंड पार्ट आप तभी पढ़ेंगे जब आप फर्स्ट पार्ट को यहाँ से पढ़ लेंगे। और पार्ट फर्स्ट की जो लिंक होगी पार्ट फर्स्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं और सेकेंड टॉपिक यानी सेकेंड पार्ट के साथ इसी चैप्टर के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।